Let us start today's session with yesterday's continuity, where I have to show you a layout of a table and its different parts incorporated in it. आपको टेबल के अलग अलग पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसको क्या बोलते हैं. दैट इज फर्स्ट इज टेबल नंबर, then title, then caption, then stub, then head note, बॉडी एंड देन फुटनोट. ऊपर से नीचे आते हैं हम ना, उस तरह से हम पूरा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि भाई टेबल में क्या क्या है, कौन से हिस्से को कैसे रिप्रेजेंट किया है. सो टाइटल वेरी फर्स्ट, और इनमें से उसके ऊपर नंबर रहता है. वो बेसिकली हमारे सीरियल नंबर या रेफरेंस के तौर पे दिखाने के लिए, या किसी को इधर हम इसका रेफरेंस पुट अप करते हैं ना, तो वो बोलना पड़ेगा कि ये नंबर के टेबल का हमने उपयोग किया है. सो दैट वे that is used. So first is table number. So I'm showing a basic layout. तो टेबल बड़ा छोटा हो सकता है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हाउ basic table can have representation. ये अपन कॉलम को भी हेडिंग दे देते हैं. ठीक है. उसके बाद हो सकता है हमें सब हेडिंग भी देना हो में. जैसे कि मैं इस तरह से 2 कॉलम बना रहा हूँ फिलहाल मैं. उसके बाद इसको भी मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ. This becomes sub column. बराबर है. ये हो गया डेवलप टेबल हमारा. कभी कभी रो का भी सब ये होता है. जैसे कि अभी हम देखो, ये तो मैंने जो टेबल बनाया है, इसमें जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिलेटेड जो है वो जरूरी है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है. हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट में और भी कोई कॉलम बढ़ती है, तो लेट से एक कॉलम हम बनाते हैं और टोटल का टोटल का कॉलम बन जाएगा. हो सकता है ना आप लोगों को टोटल की जरूरत पड़े.
है ना। तो यहाँ पे आ सकता है, अभी देखो मैं टोटल, तो ये जितनी भी रो होगी ना उसका टोटल आ जाएगा। और हो सकता है हमें ग्रांड टोटल कॉलम का भी, मतलब ईच कॉलम इंडिविजुअल कॉलम का भी लेना हो, तो दिस वे वी कैन शो कॉलम वाइज टोटल। ओके, मेन मुद्दे की बात स्टार्टिंग से मैं आता हूँ। पहले है अपना टेबल नंबर। टेबल नंबर बराबर है, so and so whatever the number you may have. Then there was next one is title. Title next is on top of the table मैंने लिखा हुआ है कि टाइटल इज रिगार्डिंग अबाउट दैट टेबल, दैट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, है ना, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट। अब उसके नीचे मैंने और एक बात बताया था जो अपने को और जरूरत पड़ती है, जो टाइटल में हम सब नहीं लिख सकते हैं। देन एक और बात थी जो हमने बोला था, देखो ये हेड नोट है ना। क्या था हेड नोट में, तो के टाइटल के नीचे ब्रैकेट मार के लिखा जाता है ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी नोट regarding relating to the table which is not included in title, which is not included in the title or maybe caption or maybe stub। जो रिक्वायरमेंट है, उस जरूरत है जिस चीज के लिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए, वो नीचे एक्सप्लेनेशन देना है। तो बराबर है। और फॉर कैप्शन, that way we can have some explanation if required, huh? If required। अच्छा, अब आइए, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज शो हो गई कैप्शन, दैट इज कॉलम हेडिंग, एंड स्टफ दैट इज रो हेडिंग। ये देखिए, ये है जो दिख रहा है आपको, ये कॉलम का हेडिंग है, ये कैप्शन है। एक मेन कॉलम जो है उसका हेडिंग है ना। और रो के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ देखो, ये रो हेड है, दैट इज वी कॉल इट एज स्टब, दैट इज रो हेड और हेडिंग। बराबर है कि भाई यहाँ हम 2002, 2003, 2004 का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ है समझ लीजिए कि भाई कॉलेज स्कूल, है ना, कॉलेज बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरह से डेटा को लिख रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूशन है, समझ लो एक पर्टिकुलर कॉलेज है, स्कूल है, तो स्कूल अफिलिएटेड कॉलेज है समझ लो। तो उसके अंदर उस साल में कितने स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के स्पेसिफिकली बात करो तो कितने थे, स्कूल की स्पेसिफिक बात करो तो कितने थे। एक्चुअली आई सपोज टू राइट हियर, मैंने एग्जांपल लिख के दे दिया यहाँ पे, ये होता है सब हेड, सब कॉलम हेड आई सपोज टू से, बिकॉज कॉलम की अंदर सब कॉलम की बात हो रही है ना, तो सब हेड। आप समझ रहे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ।
मेन कॉलम हेड तो ये रहा, बट उसके अंडर जो कॉलम बनी वो है सब हेड, दैट इज रिगार्डिंग कॉलम, एंड दैट इज सब कॉलम हेड वी कैन से। और उसके अंदर एक एक कॉलम जितने भी बनी है वो है कॉलम हेड। एक्चुअली जो भी सब कॉलम बन रही है, मेन कॉलम जो है वो फाइनली बॉयज गर्ल्स की है, तो वो कॉलम हेड है सब। ये भी कॉलम हेड, ये भी कॉलम हेड, ये भी कॉलम हेड। अब तो ये दोनों हो गए सर, कैप्शन हो गया, स्टेट स्टब हो गया। अब आएंगे हम, हेड नोट भी मैंने ऊपर में लिखवा दिया है। अब आएंगे हम बॉडी में। बॉडी द मेन पार्ट दैट वी आर गोइंग टू राइट द डेटा। भाई साहब ये देखो आप, ये अंदर जो रेक्टेंगल पार्ट बनता है, इन विच वी आर गोइंग टू राइट अवर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट हेड्स, तो हम उसको बोलते हैं बॉडी। बराबर है, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे बॉडी। ओके, अब बॉडी हो गई। उसके बाद आते हैं हम फाइनली नीचे, बॉडी के नीचे खत्म हो गया फुट नोट, और एक होता है सोर्स नोट, अलग से भी लिख सकते हैं, फुट नोट और सोर्स नोट। हम लोग नीचे उसका यहाँ सोर्स नोट, ये टेबल कहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन हमने को मिला है तो कहाँ से लिया हुआ है, सोर्स क्या है इसका, और फुट नोट। ये एक इस तरह का लेआउट होता है जो टेबल में सब जरूरी चीजें को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वे। एंड लास्ट ये जो बॉडी बॉक्स हेड है, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच includes column and sub columns, numbers and unit and measurement along with caption is called box head। ये ऊपर में लिखते हैं कि भाई इन केस कभी जरूरत पड़े कि कुछ इंफॉर्मेशन वेट में है तो किलो में है कि किस में है, या मेजरमेंट का कुछ यूनिट का कुछ हिसाब लिखना है, बराबर है। तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल जिसके अंदर, अब यहाँ तो मैं क्वांटिटी इसलिए नंबर में बात करूंगा कम, क्योंकि बॉयज गर्ल्स की बात है। कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड बात होती तो मैं उसका वो हिसाब टन में, यूनिट में, मैट्रिक टन या जो भी होता है वी मेंशन, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया आपका लेआउट टेबल का, समझ में आ रहा है। क्योंकि जो बॉडी लास्ट हमने जो देखा उसके अंदर बॉडी बॉक्स हेड का मतलब ये है कि जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है, that information is written in which unit, that way we have to mention that। so ये हो गया तुम्हारा लेआउट। जरा ड्रॉ कर लेना बराबर से, रफली करेंगे चलेगा, ये पार्ट्स खाली मालूम पड़ने हैं आपको। फिर ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, ये हो जाने के बाद that will be diagramic representation, that we call it as graph and charts, that is also kind of representation, just tabular form is not alone, we can have diagramic representation of data।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। where we use our data to represent it in the form of diagrams। जरूरी है, कभी कभी देखो कुछ इंफॉर्मेशन डायग्राम से हमें जल्दी से समझ में भी आ जाती है। जल्दी से समझने के साथ साथ उसका कहाँ ना कहाँ हम इस तरह का कनेक्शन देखते हैं कि उसका हम फ्यूचर का एस्टिमेशन भी लेके बात कर लेते हैं कि भाई डायग्राम के हिसाब से ट्रेंड क्या बैठ बैठ रहा है, ये अपने को देखने मिलता है। और खास करके उसका रेलेवेंस निकाला जाता है। खाली आपको उसको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके ऐसा ड्राइंग नहीं बना के रखने का, उसका उसका फर्दर रेलेवेंस लेते हैं। रेलेवेंस इन द सेंस उसका कुछ उपयोग, कुछ कंक्लूजन के लिए या कुछ उसका मीनिंगफुल ट्रीटमेंट होने के लिए उसका हम उपयोग करने के लिए सोचते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ ड्राइंग कि भाई एक बनाया है कर करके देखने का है, उसको समझना है। तो उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग, या अपन न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ में बहुत से जगह पे इस तरह के चार्ट्स, डायग्राम्स देखते रहते हैं, ताकि ये हमें इंस्टेंट जानकारी मिलता है। इंस्टेंट इन द सेंस तुरंत हमको मालूम पड़ सकता है। आपको डेटा टेबल में भी दिया होगा ना, तो टेबल भी रीड करने को टाइम लगता है। हाँ, अपने को अच्छा लगता है टेबल फॉर्म में रहेगा, फटाफट जानकारी। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी है कि जो डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया जाएगा तो वो अच्छा भी है। आज बहुत सारे देखो, अभी रिपोर्ट कार्ड, अभी जैसा स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड होता है तो उसमें फॉरेन वाले लोग उसमें डायग्राम या चार्ट का उपयोग ज्यादा करते हैं। टेबल जैसा अपना रिजल्ट लगता है तो टेबल में उन लोग रिजल्ट सब मार्क्स वगैरह लिख के दे ही देते हैं। लेकिन उन लोगों का रिपोर्ट कार्ड का कुछ स्ट्रक्चर अलग है, उन लोग अपना पूरा ऐसा डायग्राम से बताना चाहते हैं। अटेंडेंस भी रिपोर्ट रहता है तो वो ऐसे डायग्राम से बताते हैं। मतलब ओवरऑल जानकारी भी लेनी है तो डायग्राम से जानकारी तुरंत इंस्टेंटली, जिसको बोलते हैं ना, वो सामने वाले को मालूम पड़ सकती है। तो अलग अलग टाइप के डायग्राम है, यहाँ पे अपन देख सकेंगे। देखो पहला जो डायग्रामिक फॉर्म है उसमें मेजर दो प्रकार के उन्होंने ऐसे टाइप्स ये किए हैं, लेकिन ऐसे तीन बोल सकते हैं हम। फर्स्ट इज लाइन डायग्राम, सेकेंड इज बार डायग्राम, and one can say pie chart, that is third one, which is a circular pattern because it is not a bar, it is not a line, इसलिए तीसरा अलग बोल सकते हो। तो ये हो गया लाइन। अब लाइन में भी कुछ प्रकार हैं, उसको हम लिखते हैं पहले। जिसका एक हिसाब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिस्टोग्राम भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, दूसरा नाम क्या है इसका? हिस्टोग्राम भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोग्राम। It is used to represent the time series data. Used to represent time series data. That is, this is data given in the over a period of time, whatever आपको मालूम है, time series data. Different type of line diagram को हम मेंशन कर सकते हैं। Simple line diagram, multiple line chart, जैसे simple, multiple line diagram और line chart, logarithmic chart,
and multiple axis chart. सिंपल लाइन चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो टाइम सीरीज डेटा इज प्लॉटेड यूजिंग द टाइम पॉइंट्स, वो जो भी टाइम इंटरवल दिया रहेगा आपको 90, 90, 91, 92 whatever, and that is to be plotted against the y on the y axis, वो जो भी है प्रोडक्शन है, सेल्स है, whatever, बराबर है। द डायग्राम इज कॉल्ड सिंपल लाइन डायग्राम। उसके बाद ये जो लॉगरिथमिक है उसको आप समझो। then when the time series data displays wide range of fluctuation, then instead of plotting y value against the time point t, log y value are plotted, then the final diagram is called logarithmic chart। उसका log वैल्यू निकाल के वो log की वैल्यू को y एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं x के सामने, then that becomes a logarithmic chart। then multiple line chart, there are two or more related time series data expressed in the same unit in that diagram, use this called multiple bar। देखो जैसे कि हम दो बैंक को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो बैंक के एक साथ हमने एक साल का हिसाब देख लिया तो वो कंपैरेटिवली मालूम पड़ जाता है, ये सब आपको मालूम है। ये हो गया 92 का, वैसे 93, 94 ऐसे सभी साल में हम कंपैरिजन करके चले जा सकते हैं, दैट इज मल्टीपल लाइन चार्ट। अच्छा, अब ये जो है लाइन चार्ट में दे आर नॉट यूजिंग अ बार। एक बात समझ लेना, ऊपर हमने लिखा लाइन और बार में फर्क है, मैंने ये अभी दिखाया और लाइन दिखा दिया। इट शुड बी लाइक दिस, खाली हम लाइन बताते हैं, ये मल्टीपल लाइन है, खाली लाइन, बार नहीं बनाने का है। हाँ, बार बनाएंगे तो मल्टीपल बार डायग्राम, बार डायग्राम में आएगा सेकंड में, उसके टाइप में आ जाएगा। तो लेट अस टेक नेक्स्ट, दैट इज बार डायग्राम के अंदर भी उसके टाइप्स है। ऐसे बहुत तरीके के डायग्राम होते हैं, मगर जो है सिलेक्टिव मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम, sorry, first of all is horizontal bar diagram, I suppose to say horizontal and vertical। horizontal and vertical, this type of diagram, अभी horizontal में ये आप देख लेना, कभी आपने डायग्राम इस तरह न्यूज़पेपर वगैरह में देखा हो, they show bar like this horizontal, that way they show, but वर्टिकल है तो ये इस तरह से है, बराबर है, वर्टिकल बार डायग्राम। अभी उसमें भी है ना, इन लोग तरह तरह के इस तरह से कैटेगराइज करते रहते हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल बार डायग्राम, 2 डायमेंशनल बार, 2D वगैरह है ना। चलिए, फिर है मल्टीपल बार डायग्राम, इसी के अंदर है, बार डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मल्टीपल, ये मैंने ऊपर बता ही दिया है। एक मल्टीपल लाइन था, वैसे मल्टीपल बार, मल्टीपल बार, और उसके बाद आता है सब डिवाइडेड, तो आपको भी मालूम है, जैसे ये टोटल स्टूडेंट है, उसमें से इतने पास है, इतने फेल है, इतने नॉट अटेम्प्टेड है, तो हम ये 1992 में इतने बच्चे थे टोटल, उसमें से इतने लोग पास हो गए, इतने लोग फेल हो गए, और इतने लोगों ने एग्जाम दिया नहीं है। मतलब एक ही बार में मैं अलग अलग कैटेगरी को बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, दैट इज व्हाट सब डिवाइडेड। तो नेक्स्ट ईयर बच्चे ज्यादा है, उसमें भी अपन को देखने मिलता है इतने
पहले इतने पास हुए और इतने whatever way in which you show it, मगर सेम सिग्नल बताने का भाई। इधर जो नोट शेडिंग किया इधर सेम होना चाहिए, इधर जो किया इधर सेम होना चाहिए, जो कैटेगरी सब दिखनी चाहिए। ये सबको मालूम है, खाली ओवरव्यू ले रहा हूँ तुमको। और उसके बाद आता है एक परसेंटेज भी आता है, परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज में क्या होता है अभी समझ लो, वही चीज है। मैं 92 में 93 में सेम बार बनाऊंगा टोटल का, 94 में भी, because all these bars are showing percentage students, that is always percentage is 100। ये 100 का बार बना है टोटल, ये भी 100 का बार बना है, ये भी 100 का बार बना है, ये भी 100 का। वी आर नॉट शोइंग एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो पीछे में मैंने, इसमें मैंने देखो मल्टीपल सब डिवाइडेड बार डायग्राम में मैंने ये जो बार 92 का बार ड्रॉ किया उसमें टोटल संख्या है, समझो 5000 स्टूडेंट है, 5000 में से इतने ऐसे ऐसे, इसमें समझो 6000 स्टूडेंट है, तो 5000 का बार और 6000 का बार का हिसाब अलग बन रहा है, देख लो एक्चुअल है ये। हियर वी शो एक्चुअल क्वांटिटी, बट हियर वी शो percentage quantity, percentage whatever the students, or maybe you can say quantity, anything you may you have taken। अब उस परसेंटेज में से मेरे को बताने का पास के परसेंटेज कितने, फेल के परसेंटेज कितने और नॉट अटेम्प्टेड के परसेंटेज कितने, है ना। तो पास कितने हैं, फेल इतने हैं, नॉट अटेम्प्टेड वाले इतने हैं। वी आर डीलिंग विद परसेंटेज, ताकि क्या हो सकता है हर एक साल का मैं एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑन 100 पे है ना, तब तुम्हारा परसेंटेज में निकाल देता हूँ तो तुम लोगों का परसेंटेज एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर सकता हूँ ना। और एक्चुअल मार्क्स का कंपैरिजन उस तरह से मैं टोटल के लिए मैं दूसरे बोर्ड वाले बच्चे का कर दूं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा सब्जेक्ट का हिसाब अलग होता है, दूसरे बोर्ड वाले का हो सकता है अलग हो। बट इफ आई टेक अ परसेंटेज बेसिस पे, तो अपने को समझ में आ सकता है कि नहीं ऑन 100 सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उसका परसेंटेज हम कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट अवर सब डिवाइडेड परसेंटेज बार डायग्राम। एंड फाइनली एक जो आपको मैंने बताया जो पाई चार्ट है, वो सबको मालूम है किस तरह से बनाना चाहिए। देखो उसमें मैं एक छोटा उदाहरण देके बात कर लेता हूँ। पाई डायग्राम और पाई चार्ट में से somebody says सर्कुलर डायग्राम, सर्कल डायग्राम, ऐसा भी कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर वर्ड इज पाई चार्ट। तो कि भाई हमें ये समझना है कि भाई टोटल कॉस्ट के बारे में हमको दिया है जानकारी, मटेरियल कॉस्ट, देन लेबर कॉस्ट, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। खर्चा होता है ना भाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको मटेरियल का कॉस्ट भी रहेगा, लेबर का भी रहेगा, फैक्ट्री के खर्चे रहेंगे, उसके ऑफिस चलाने के खर्चे आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये होता है। ये इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको दी हुई है। ये अमाउंट दिया है 70, 80, 60, मे बी इट विल बिन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हो, जो भी आप पकड़ो। हाँ फिलहाल मैं आंकड़ा लिख रहा हूँ, 20 एंड 10, टोटल खर्चा होता है 200 रुपया। चेक इट, तो मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है। टोटल खर्चा होता है 200 रुपया। अब मैं इसको चार्ट में, पाई चार्ट में ड्रा करना चाहूंगा,
ऐसे गोले में। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर ना, ऐसा हम एक बना के रखते हैं। अब जब हम सर्कल में ड्रा करते हैं तो 360 डिग्री होता है। टोटल कितना डिग्री होता है, 360। तो उसमें से अपने को इसका प्रपोर्शन ढूंढने का है। तो निकालने का 200 में से 70 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 360 में से कितना है, 360 70 अपॉन 200। कितना आया, 120 डिग्री बोलने का क्या, क्योंकि आउट ऑफ 360 डिग्री है। तो इधर ये क्या बोलते हैं आप इसको, कोण मापक रखने का और इधर 126 का डिग्री लेके लेने का। खत्म, ये हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट। फिर 60 डिग्री का हिसाब देखेंगे, तो क्या 360 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 200। 360 में 60 है, तो कितना आ जाएगा ये, 108 डिग्री। फिर वापस आपको रखने का इधर उल्टा इस तरह से, 108 डिग्री देखने का, और वो ये हो गया 108 विच इज फॉर लेबर। फिर आएगा आपका फैक्टरी एक्सपेंस, 360 इंटू 40 अपॉन 200। 72 डिग्री इधर आपको रखने का और 72 डिग्री फाइंड आउट करने का। समझ में आया, इसको बेस पकड़ के 72 डिग्री खींचने का, 72 डिग्री समवेयर हियर अपीयर। तो फैक्टरी एक्सपेंसेस उस तरह से बाइफरकेट हो जाएगा। हाँ, मैं अंदाजित ले रहा हूँ भाई, मेरे पास अभी कोई इधर जजमेंट नहीं है। दैट इज योर फैक्टरी एक्सपेंसेस। अब बचा है ये 20 और 10, उसका हिसाब लगा दीजिए। 360 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 200, 36। अंदाजित ले लेता हूँ मैं, 36 और ये आएगा 10 का कितना आ जाएगा, 18। फिर अंदाजा पकड़ा है। So these are what the diagram represent the cost of your product whatever you are producing at factory। ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअल का है
मगर आप जो उसको पाई चार्ट में परसेंट मतलब इस तरह से 360 के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये देखना बहुत अच्छा लगेगा और इससे ज्यादा हमें विजुअल आइडिया फटाफट मिल सकता है। ठीक है, दिस इज यूज्ड एट वेरियस सेक्टर्स, जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ हम लोग यूज करके इस तरह से। अब न्यूज़पेपर भी खोल के देखेंगे तो दिन में एक आध अपना को तो ऐसा डायग्राम मिलना ही मिलना है, खास करके आपको बिजनेस न्यूज पढ़ने का, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, ज्यादा करके वो बिजनेस के न्यूज़पेपर का जो सप्लीमेंट आता है ना अलग से, वो पढ़ने का। तो उससे थोड़ा अपना भी एक्सपोजर बन पड़ता है, भले अपने को आए नहीं आए समझने की, फिर कोशिश भी करने का, भले वो कभी ऐसा लगता है, लेकिन वो आदत डालने का, ताकि तुम भी मार्केट से जुड़े रहेंगे, रियलिटी से टच में रहेंगे। एंड इट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज कि आपको आदत लग जाए। तो वो अपने को क्या है ना, एक डोज भी देता है रोज का, क्या है क्या नहीं, न्यूज जो पढ़ने का आदत होता है ना, उनको ये एडवांटेज हो जाता है कि भाई हम लोग अपडेट रहते हैं। मतलब किसी भी साथ किसी भी डिस्कशन में या किसी भी डिसीजन लेने के लिए या कुछ भी किधर भी अपना दिमाग फटाफट काम कर सकता है, क्योंकि रियलिटी का हमको नॉलेज रहेगा तो हम ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकेगा। अभी जिसको कुछ मालूम ही नहीं रहेगा वो क्या डिसीजन लेगा, है ना? वो सोच भी नहीं सकेगा यार, उसके लिए मतलब कोई पूछेगा भी तो दो क्वेश्चन तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसा होता है। लेकिन वो अपन अपडेट रहेगा ना, तो लोगों का अपने तरफ का रुझान बढ़ जाता है, अपन भी उसमें अलर्ट रहते हैं, अपना भी बेनिफिट होता है उससे। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। तो थोड़ा आदत डालने का, न्यूज़पेपर रीड करने का, हर तरह से तुमको फायदा है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू भी, और साथ में तुम्हारा इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, इंग्लिश वगैरह के लिए भी बोलते हूँ मैं आपको पढ़ने का। चाहे तो कोई आर्टिकल छोटा मोटा रहता है ना, तो लिखने का भी देख देख के तो थोड़ा उससे भी अपना फर्क पड़ता है। अभी क्या तुम लोग को लिखने का तो भी ये बहुत पुराना सिस्टम है, एक आर्टिकल लेने का उसको देख देख के लिखने का, जिधर मीनिंग नहीं समझता है डिक्शनरी से देखने का, इससे अपने को हर तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मगर ठीक है, इतने लोग करते हैं, नहीं करेंगे। इसके लिए बस 10-15 मिनट जरूरत है, ज्यादा नहीं, निकालने का डेली 10-20 मिनट, 20 से 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं अपन। छोटा आर्टिकल लेने का, एक पेज जितना आप लिख सकते हो, एक पेज में भी तुमको कितना नया शब्द नया नया मिल सकता है। नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट ऑफ, बट कमर्शियल टर्म भी मिलते हैं तुमको बहुत सारे, ये शायद तुम लोग बीएससी में पढ़ते रहेंगे। दे आर दस, इसीलिए तो सब्जेक्ट डाला है कि स्टूडेंट पढ़े सीए बन जावे, लेकिन इंग्लिश में वो नहीं है, उसका होल्ड नहीं है बराबर, उसको बोलना है या उसको कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये सब भी उन्होंने सब्जेक्ट इसलिए इंटीग्रेट करके डाला है कि भाई स्टूडेंट सीए बन जाए बोले, ये सब चीज भी उसको साथ में आना चाहिए। हाउ टू कम्युनिकेट, इंग्लिश का भी थोड़ा प्रॉपर यूज, और साथ में कमर्शियल नॉलेज भी जरूरी है। खाली क्योंकि ये क्या अकाउंट वगैरह पढ़ के उसके हिसाब से पास हो जाते थे, लेकिन फिर उसको कम्युनिकेशन का कोई नॉलेज नहीं, फिर इंग्लिश में ज़्यादा डेप्थ नहीं, वो थोड़ा साथ में एक क्वालिफाइड इंसान में जरूरी है। ठीक है, प्रोफेशनल इंसान में तो खास। भाई मैं अभी कुछ और पॉइंट्स पे आता हूँ। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, and in this frequency distribution there are further types of diagrams which we prepare with the help of the frequency. समझ में आ रहा है? We prepare with the help of frequency, and that frequency which will be, मैंने आगे ये बात किया था कि एक फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा रहता है, नॉन फ्रीक्वेंट, लास्ट मेरे ख्याल से लेक्चर में डेटा की जब चर्चा हुई इसमें ये बात आई है।
ये हमने वो पढ़ा रहेगा ना, उसमें आया था, मैं कंटेंट पढ़ रहा था ना। ये रहा देखो, ये नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा दिखा ना, देखो मैंने। इसके अंदर टाइम सीरीज पैटर्न में डेटा रहता है, इसमें फ्रीक्वेंसी किधर भी रहती नहीं है। इधर देखो, नेक्स्ट में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखो मैंने लिखा है। तो अब मैंने जितने भी डायग्राम वगैरह चार्ट वगैरह डिस्कस किया नॉन फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए किया। नाउ वी कम टू द those diagrams and charts which we prepare with the help of frequency distribution. Then that is what the next part. अब हमें frequency distribution के बारे में चर्चा लेनी है। The arrangement of given data in the form of table showing the number of times that individual value or group of values or variable or an attribute repeated is called frequency distribution. हम उस observation का frequency या तो repetition, how many time it is repeated, वो लिखते हैं और उसके कारण फ्रीक्वेंसी का जनरेशन होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एट्रीब्यूट। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, कि भाई समझ लो कार बनाने वाली कंपनी है, तो व्हाइट कलर की कार, ब्लैक कलर की कार, रेड कलर की कार, ग्रीन कलर की कार, उसका इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि भाई हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड और व्हाटएवर सोल्ड। 15 कार ज्यादा करके ब्लैक का इधर इधर इन लोगों का ज्यादा यूज हो रहा है देखो, और ये 12। तो ये समझ में आता है कि कौन से क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। कलर इज अ क्वालिटी हियर एंड देयरफॉर इट इज अ एट्रीब्यूट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन showing distribution of attributes according to the frequency। तो वही फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूट के लिए हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे को वेरिएबल के लिए भी मिल सकता है, और वेरिएबल। So when the tabulation is done against a single value in the case of attribute, then it is called frequency distribution of the variable. It's like discrete variable. Therefore, size of shoes or number of shoes. तो 8 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर, ऐसा अलग अलग नंबर के शूज की साइज का हिसाब दिया है, बच्चे से लेकर बड़े तक का, और इस तरह के उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये 7 पेयर है हमारे पास, ऐसे 13 है, एंड सो ऑन, 8, 7, 12 एंड एक्सेट्रा वॉट एवर यू राइट। एक एग्जाम्पल बनाया है कि भाई ये इस हिसाब से कुछ भी हो सकता है, दूसरा तीसरा चीज। तो यहाँ हमने इसको डिस्क्रीट इन नेचर बोला है, और वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम, रैंडम सॉरी शब्द नहीं बोलना चाहिए इधर, इट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो इसमें हाइट जो है वो मेंशन किया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, 120 to 130, 130 to 140, these are continuous। तो मैं नंबर ऑफ पर्सन का हिसाब दिया 14, 26 एंड सो ऑन। मैं ज्यादा तो नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया। तो ये जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा ढंग है, ये हमारा स्टाइल होता है, इसको हमने बाइफरकेट किया है। एट्रीब्यूट का भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेरिएबल का भी होता है। वेरिएबल में दो हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल, वेयर फ्रीक्वेंसीज आर शोन along with that variable or an attribute, they are called as frequency distribution। one important part now we are beginning, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टर्म्स हमें समझनी है जो ऑलरेडी आपने यूज की हुई है, ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं है सब। these terms are related and very much important to understand। जैसे कि हम बोलते हैं क्लास
लिमिट्स। अब क्लास लिमिट में दो हैं, एनसीएल लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ठीक है ना। तो जो क्लास इंटरवल हम लिखते हैं, सपोज हमने लिखा है 50 to 60, तो 50 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और 60 जो है वो अपर क्लास लिमिट है। और ये पूरा जो है आई एम गोइंग टू टेल इट क्लास इंटरवल। वो क्लास इंटरवल में क्लास लिमिट भी मेंशन है, समझ में आया। दूसरा शब्द इससे कनेक्टेड में बोल देता हूं, क्लास फ्रीक्वेंसी। आप समझ लीजिए 50 to 60 का आपको फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है उन्होंने 7, फिर 60 to 70 का कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा, है ना, एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो भी हमने बोला कि ये 7 किस का फ्रीक्वेंसी है, तो कि 50 to 60 क्लास का फ्रीक्वेंसी है। विच क्लास? 50 to 60 का क्लास, उसका फ्रीक्वेंसी है। तो हमें ये मेंशन करने के लिए हम लोग बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। ज्यादातर करके क्या टेक्निकल शब्द का फिर प्रयोग नहीं करते हम ना, समझ जाते, इसलिए बात चल जाती है, क्योंकि अपने को तो फिर कैलकुलेशन से लेना देना रहता है ना। नोबडी इज गोइंग टू टेल एग्जैक्ट वैल्यू, सॉरी एग्जैक्ट नेम कि उसके हिसाब से बस आ गया, अभी मालूम पड़ गया क्या लेने का क्या नहीं लेने का, फिर उसको बोलने का मतलब नहीं रहता है, कैलकुलेशन करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज क्लास बाउंड्रीज, BOUN। अच्छा, ये एक बात समझ लेना, क्लास इंटरवल एंड क्लास बाउंड्रीज, इसमें फर्क होता है। फर्क नहीं भी हो सकता है, होगा भी। कैसे बात करता हूं, सपोज आपको जो है क्लास इंटरवल दिया है 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ठीक है। इन अबो केस व्हाट इज लोअर लिमिट? अच्छा, ऊपर लोअर लिमिट को मैं नोटेशन में लिखने का भूल गया, L1 L2 ये आपको मालूम है, अपर क्लास लिमिट। व्हाट इज लोअर क्लास, लोअर लिमिट 100, व्हाट इज अपर लिमिट 200 पहले केस में। दूसरे केस में चेंज हो गया। अब जबकि दूसरा क्लास इंटरवल चालू 200 से हो रहा है, पहला क्लास इंटरवल खत्म किधर हुआ था 200 पे, ये चालू कहां पे हो रहा है 200 पे, वो खत्म कभी हो रहा है 300 पे, नेक्स्ट चालू भी 300 पे हो रहा है, ये कंटिन्यूस हम बोलते हैं। और यू में से एक्सक्लूसिव, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव, ध्यान रखो ये। तो जब भी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस वाले नेचर के हैं, इस तरह के हैं, या यू कैन से एक्सक्लूसिव है, तो क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज आर सेम, दैट इज in 100 to 200, L1 is equal to 100, then lower class boundary is also 100, upper class limit, that is L2 is equals to 200, then अपर क्लास बाउंड्री इज ऑल्सो 200। आप समझ रहे हैं, मेरी बाउंड्री फिक्स हो गई 200 पे, 100 पे, लो 100 लोअर क्लास बाउंड्री बनी, 200 अपर क्लास बाउंड्री बनी। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, जो मेरा क्लास इंटरवल कुछ इस तरह से है 100 to 199, 200 to 299, ये है डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल।
और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो भाई साहब इधर जिधर पे खत्म हुआ वहां ही शुरू नहीं हुआ है, आप समझ लेना। तो यहां जो है ना, द क्लास लिमिट इज नॉट इक्वल विथ क्लास बाउंड्रीज। आप समझ रहे हैं मैंने ऊपर क्या बोला था? क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज आर सेम। पकड़ बराबर, क्योंकि वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में थे। यहाँ डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव है, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, एंड देन दैट केस क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट्स आर नॉट द सेम। तो भाई साहब टू नो द क्लास बाउंड्रीज we use following formula. Which formula we are going to use? क्योंकि सीधी सी बात है सब सर, कोई फॉर्मूला आप बताओ, उससे पहले हम भी बोलते हैं कि सर ये कंटिन्यूअस क्लास इंटर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को हम कंटिन्यूअस बना लेते हैं। मेक discontinuous class interval into continuous, and then we can generate directly our class boundaries। तो क्या करेंगे, आपको मालूम है ना कंटिन्यूअस में कैसे बनाने का है। 199 और 200 में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। 1 यूनिट तो आधा आधा बांट देने का है, 0.5 0.5। तो लोअर लिमिट 100 था ना, 100 का 0.5 कम करने का, और 100 है 199 है उसको वो 0.5 ऐड करने का, 199.5। दूसरा क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक, 200 है ना, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने का, तो क्या 199.5, और ये है अपना 299 उसमें ऐड करने का 299.5, और इस तरह से आगे चलते जाएगा। ऑटोमेटिक देखो कंटिन्यूस बन गया ना, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम हो गया कि नहीं हो गया? और अब जैसे ये सेम हो गया तो ऑटोमेटिक ये कंटिन्यूस में आ गया, तो ऑटोमेटिक जब वो कंटिन्यूस में आ जाता है तभी क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री सेम हो जानी है। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री सेम हो जानी है तभी, जब भी हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एंड दिस बिकम्स कंटिन्यूस इन नेचर ना। अभी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया ना, तभी क्या टेंशन है। तो किया क्या हमने, अब मैं इंडिविजुअल बातें करूं, कोई आपको इंडिविजुअल पूछता है कि आप स्टूडेंट्स इन दिस केस फाइंड आउट लोअर क्लास बाउंड्री, तो क्या करने का है, आपका जो लोअर लिमिट है उसके अंदर आपको वो जो डिफरेंस है उसको आप डिवाइड बाय 2 करके वो लोअर लिमिट में क्या करने का, माइनस करने का है। और यू सी डी अपर क्लास बाउंड्री ढूंढने का, लोअर अपर लिमिट के अंदर आपको ये डिफरेंस डिवाइड बाय 2 को क्या कर देने का, ऐड करने का। आप स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, मैंने जो ओरली समझाया वही अभी फॉर्मूला के माध्यम से बोलने का प्रयत्न है। अच्छा, कोई बुक में ऐसा लिखा रहता है, अभी जैसे मैंने लोअर लिमिट के लिए L1 यूज किया है ना, तो मे बी दे कैन यूज लोअर लिमिट L1 के लिए लोअर क्लास लिमिट। एक्चुअली मेरा एक हमने क्लास इंटरवल लिखता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, क्लास इंटरवल क्लास लिमिट, बट उसमें क्लास लिमिट में दो क्लास लिमिट है, एक लोअर क्लास लिमिट और एक अपर क्लास लिमिट, जिसको हम L1 और L2 से पहचानते हैं। तो LCL मतलब लोअर क्लास लिमिट माइनस डिफरेंस जो भी आया ना 1 यूनिट का गैप, मैंने यहाँ बताया ना 199 और 200 में 1 यूनिट का गैप जो आया ना, उसको आप आधा आधा बांट रहे हैं, उसको डिवाइड बाय 2। और लोअर क्लास बाउंड्री ढूंढने के लिए लोअर क्लास लिमिट में से डिफरेंस का आधा माइनस करने का, और अपर क्लास बाउंड्री ढूंढने का है तो UCL अपर क्लास लिमिट में ऐड करने का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। खत्म हो गई, ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब आप फॉर्मूला से नहीं करते, आई नो यू हैव अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर यू आर नॉट शोइंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला खाली ये अंदर की बात समझने का बात है,
बाकी बाहर से आपने को जब हम कैलकुलेशन में उतरते हैं कभी भी कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन में या कोई भी ऐसे डेटा में डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस करना पड़ता है जिधर करते हैं ना, और वो कैसे करते हैं वो ये आ गया तुम्हारा क्लास बाउंड्री ढूंढते हैं, जो जरूरी भी है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमारे को हमने देखा है, खास करके वो डायग्राम बिट जो हम करेंगे ना ड्रॉप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं बाद में लेता हूँ, कुछ और टर्म से पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये समझा सबको? अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, जो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल का पॉइंट है तो उसमें अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है। जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसके अंदर वो लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री वही जो L1 L2 रहता है वही होता है, तो कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं होती है। डिसकंटिन्यूस क्लास है तभी उसको कंटिन्यूस बना के ले लो या उसको अलग से कैलकुलेट करो जिससे कि आपको LCB और UCB मिल जाए। ठीक है, shall I move further? सर हाँ जी, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस अपने दोनों एक्सक्लूसिव लिखा है। डिसकंटिन्यूस सॉरी क्लास इंटरवल और कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का एक्सक्लूसिव है दोनों का। नहीं नहीं, देखो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल रहता है ना उसको हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मैंने इधर दोनों में क्या लिखा है, सेम लिख दिया है। ऊपर वाला पहले कंटिन्यूस का देख लेते, कंटिन्यूस, हाँ हाँ कंटिन्यूस वी कॉल इट एज एक्सक्लूसिव। हम्म एक्सक्लूसिव है और इसको हम इंक्लूसिव बोलेंगे। डिसकंटिन्यूस में इंक्लूसिव बोलने का है, किधर है? नहीं नहीं, एक्सक्लूसिव गलती से लिख दिया है, इंक्लूसिव, इट वाज माय मिस्टेक, इंक्लूसिव आएगा, प्लीज मेक अ चेंज। हम लोग नॉर्मली क्या कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, बाकी ये इसका टेक्निकल शब्द भी है। ठीक है, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो आपने बहुत सी बार यूज किया ही है, आपके लिए नया नहीं है। तो ये मुद्दा खत्म हुआ अपना क्लास बाउंड्री का। फोर्थ नंबर पे मैं आता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, और यू में से मिड एक्स, ये आपने कैलकुलेशन के लिए लिया हुआ है। इधर भी आपको क्लास सेंटर का मिडल वैल्यू चाहिए, जैसे सेंटर डिस्पर्शन में आपने देखा ही है, आपको वो लेना पड़ता है, दैट इज क्लास मार्क। ठीक है, जो भी है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन, उसका मिडल वैल्यू क्लास मार्क होता है मिड एक्स। 20 plus 30 divided by 2, that is you are going to get 25। फिर 30 plus 40 आता कैसे, ये फॉर्मूला है देख लो, बस एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला क्या हुआ, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली टू बी मोर प्रिसाइज you can write like this. What is the formula? Actually it should be, okay, lower class boundary प्लस अपर क्लास बाउंड्री। जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ का जो क्लास इंटरवल का डिसकंटिन्यूस होता है तो आप ऐसा मत करो, बाकी दोनों में अपने को आंसर सेम आता है। आपको आपने मीडियन में ऐसा कब किया है ना,
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वगैरह, मोड वगैरह, मीन वगैरह, क्लास इंटरवल टर्म डेटा में ऐसा ये निकाला है ना अपने क्लास मार्क, तो ये चेक करो। ये कंटीन्यूअस में नहीं भी कन्वर्ट करेगा तो भी तुमको मिड एक्स तो सेम मिलता ही है, याद है कि नहीं? करके देखेंगे। चलो एक एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल, एक दो खाली क्लास इंटरवल लेता हूँ। जैसे आगे लिया 100 टू 199, 199 टू 200 टू 299, बराबर है। अब सोचो ये लोअर L1 L2 है, हाँ, इसका ऐड करके ले लो, डिवाइड बाय 2 करो, 199 प्लस 100, तो 299 डिवाइड बाय 2 करेंगे, अब 149.5 आया। अच्छा अब ये काम करो, इसको 0.5 माइनस करो, 99.5, और दूसरा अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करो तो 199.5, ये कंटिन्यूस में बन गया। चलो इसमें भी ऐड करके लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री, 99.5 प्लस 199.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 149.5 आया कि नहीं? हुआ क्या, तो कि दोनों के हिसाब से आप जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला में ये यूज करो या ये यूज करो, आई मीन टू से। तो इसमें हुआ क्यों ऐसा सेम आया आंसर के हिसाब से, तो कि भाई यहाँ 0.5 ऐड करके लिया, यहाँ लेस करके लिया, अल्टीमेटली वो बैलेंस हो गया ना टोटल में, दिस वे। तो बोथ द फॉर्मूला में कैन बी एप्लीकेबल। इसलिए मालूम है ना, कुछ क्वेश्चन आगे आए, क्वेश्चन में हमने ये सब पॉइंट को किसे दिखा है कि कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने की फिर जरूरत नहीं है, मैंने बोला था ना, मीडियन वगैरह में खास उसमें जरूरी है मीडियन में, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट वो कंटिन्यूअस करने का तो ही तुमको बराबर मिलेगा, मीडियन की बात नहीं। बट इन सम मोड के केस के अंदर, मोड नहीं, मीन के केस के अंदर, क्योंकि मीडियन और मोड इसमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, जो साथ में जो क्लास इंटरवल है उसकी भी अपने को बराबर जरूरत है। अभी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ, और जो कंटिन्यूस नहीं है तो लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। बट इन मीन इफ यू सी जस्ट मिड एक्स की जरूरत है ना, मीन के लिए कौन सा वैल्यू का जरूरत है, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मिड एक्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, है ना, क्लास इंटरवल जो इस तरह के दिए हुए हैं, तो मिड एक्स सेम ही आने वाला है, तो मैं कंटिन्यूस में कन्वर्ट करूं या नहीं करूं, मिड एक्स लेके आगे बढ़ने का है, क्योंकि मिड एक्स वही एक्स मिलने के बाद एफ एक्स करने का है। तो मिड एक्स 100 टू 199 में भी वही मिल रहा है, 199.5 टू 199.5 में भी वही मिल रहा है, so either you convert in continuous or not you are going to get same mid x, तो एफ एक्स तो मेरे को वही मिलने वाला है। तो मीन के केस में हम फिर करते नहीं थे और फटाफट चले जाते थे, ऐसे सब करते थे, सब शॉर्टकट। बाकी सब करने को बैठेंगे तो सब टाइम कंज्यूम होता है। ये सब आपने प्रैक्टिकल देखा है कहीं ना कहीं, देखो अब मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की सबसे स्टार्टिंग की बात है, कि जिनको जरा भी नॉलेज में नहीं रहता है बेस उसका, उनको यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको नॉलेज बेसिक मिल जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा और टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्लास लेंथ। ये क्या हो गया अपना क्लास मार्क, क्लास मार्क का दूसरा वर्ड है मिड एक्स। नंबर 6 क्लास लेंथ, अभी समझो 50 टू 100 दिया है ना, तो इसका लेंथ 50 का है, यस बस। तो सिंपल इसको फॉर्मूला से कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो बोल सकता है डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलूं मैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ऐसा नहीं बोलूंगा, लोअर क्लास बाउंड्री एंड, सॉरी कैपिटल एन लिखो, लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हाँ ये बहुत समझने वाली बात है, 100 टू 199, 200 क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूस है तो उसका लेंथ आप लेंगे तो आपको 99 का मिलता है इधर, और यहाँ लेंथ आप लेंगे तो कितने का मिलेगा, समझ में आ रहा है? ये तो आप
फॉर्मूला में यूसीबी एलसीबी यूसीबी यूज करो या L1 L2 यूज करो, या आप नक्की करो। जो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का बाद भी आपको वही क्लास लेंथ मिलता है, तो L1 L2 यूज करने का देखो तभी 100 हो जाता है। 199.5 माइनस 99.5, 199 माइनस 199। तो ये क्लास लेंथ भी मुझे जो पकड़ना है, तो आई विल अप्लाई क्लास लेंथ बाय यूजिंग लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री, नॉट टू बी यूज्ड एज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, बिकॉज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कैन बी डिसकंटिन्यूअस एंड देयरफॉर लेंथ जो है उसका उस हिसाब से डिफर कर जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला को ध्यान रखो, है ना। नोट के तौर पे लिखना तो लिख लेना, क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूअस। और आप कंटिन्यूअस बोल दिए करके तो वो लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री वही हो जाते हैं जो L1 और L2 हो जाते हैं, है ना। L1 और L2, तो फिर आप L1 L2 का डिफरेंस लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने बाउंड्री नक्की करके रखी है ना। भाई साहब पूरा थियरी पार्ट है, थोड़ा अपने को ध्यान में लेने पड़ता है, ये सब कहाँ ना कहाँ ऑब्जेक्टिव में अपने को जरूर पड़ जाता है। इट इज नॉट फटाफट हो जाने वाली बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो। अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और आप ध्यान रखना क्यूमुलेटिव दो प्रकार की है, लोअर क्लास सॉरी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर है। सपोज आपको मैं उदाहरण दे दूं, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 70, एक 20 का गैप ले लो, 80 80 to 100, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 7 8 12 3। लेस देन में तो मानता नहीं है, मोर देन में तुम लोग जो एक बार देख लो, लेस देन CF एंड मोर देन CF, क्या अपना को यूज में ज्यादा लेस देन ही पढ़ाता है होता है, इसलिए 5 देन टोटल कर देगा नेक्स्ट 12 20 32 एंड देन 35। अब ये जो टोटल है 35 वही ये लास्ट आता है ना। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ से नीचे से आपको ऊपर जाना है, तो पहले लास्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, ऐसे 5 एज इट इज रहा ना, ये 3 एज इट इज 3 प्लस प्रीवियस वन 12, 15 प्लस है ना 8, देन 23 प्लस 7, देन 30 प्लस 5 30, तो लास्ट की 35 यहाँ टैली होएगा, ये मोर देन CF है। अब इसका उपयोग हम लोग पार्टीशन वैल्यू को लोकेट करने के लिए करेंगे, बराबर। अच्छा, अब एक इसको बाद में आगे यूज करेंगे, तभी की बात है। अभी नेक्स्ट टर्म में आगे बढ़ता हूँ, नंबर 7, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसकी होती है? ये क्लास इंटरवल। टेक डाउन, ये आपके लिए नया है जानकारी। इट इज डिफाइंड एज the ratio between frequency of a class interval and
करस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ। अच्छा, एक बात भूल गया बोलने के लिए, ऊपर जो क्लास लेंथ है ना, उसको हम दूसरे शब्दों में क्लास विड्थ बोलते हैं। क्लास का मोटाई कितना है, विड्थ, है ना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्लास लेंथ बोलो या क्लास विड्थ बोलो, सेम है। और इसके हिसाब से इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का रेशियो, रेशियो किसके बीच का बना रहे हैं इन लोग, एक क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल, उसके सामने उसका जो विड्थ है वो। एग्जाम्पल से मैं बातें करूं तो थोड़ा आपको मजा आए। सपोज आपको है 0 to 20 क्लास इंटरवल, 20 to 40, 40 to 60, चलो तीन ही लेता हूँ, और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी जो भी बोलो वो आपने को दिया है, समझो 5, 7, 8, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 20। अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनाएंगे, डेंसिटी। तो पहले का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगा, क्या है, किसका रेशियो बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल। तो पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 अपॉन अपॉन एंड करस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ। क्लास विड्थ टोटल कितना है उसका, उस क्लास इंटरवल में क्लास विड्थ कितना है, 0 to 20, मतलब गैप कितने का हो गया, 20 का हुआ ना। then 7 upon 20, then 8 upon 20, that's it। इसको एक शब्द इधर भले है नहीं, मैं बोल देता हूं आपको, मेरे को इधर मैं लिख देता हूं, इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, एक शब्द में खत्म हो गया। आप देख लो इसका 5/20 का आंसर क्या आएगा। अच्छा छोड़ो, 5/20 का आंसर छोड़ो, आपको एक और बात मजेदार बता दूं। आप लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या ढूंढते थे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिनल ढूंढते थे ना, मार्जिनल तो 5/20, 7/20, 8/20, ये टोटल करोगे ना आपको तो 20/21 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलवेज 1 होता है, ध्यान रखना। किसी के लिए भी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेवलप करके लेते हो, उसका टोटल देखेंगे, यू विल गेट, एंड दैट इज ओनली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही शब्द है इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डेंस मतलब आप जो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं ना, उसका भी यही हिसाब है। आप देख लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ढूंढने का रहता है ना, तो उन लोग कैसे ढूंढते मालूम है, कि भाई इतना स्क्वायर यूनिट का जमीन का टुकड़ा है, उस पर कितने लोग खड़े हैं, तो उसके ऊपर कितने लोग जीते हैं, जी रहे हैं। तो क्या डेंसिटी ज्यादा है मतलब क्या, एक लिमिट से भी ज्यादा है, उसका मतलब क्या, कि जितने उसके ऊपर आदमी रह सकते हैं उससे भी ज्यादा रह रहे हैं। जमीन का जितना जगह है सर, उसके हिसाब से जितने लोग रहते हैं उसका एक रेशियो बनता है, उसको डेंस बोलते हैं, डेंस, हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया ऐसा बोलते हैं ना। तो वो ऐसा है, और जहाँ पे डेंसिटी कुछ नहीं है, पोलर एरिया पे, कहाँ पे बर्फीली जगह पे देखोगे तो किधर कोई आदमी ही नहीं है। So the density, that was we are talking about the population, here density we are talking about the frequency having with that class interval, है ना। तो क्लास इंटरवल 0 to 20 में 5 ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वही 20 का लेंथ हुआ ना डेंसिटी के, इसीलिए मैंने रेशियो में किसके लिए बात की, तो क्या हमने जो क्लास लेंथ या क्लास विड्थ का ऊपर हमने टर्म देखा उसका उपयोग किया ना। तो हर एक क्लास लिमिट क्लास इंटरवल में जो उसका विड्थ है वो सेम है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, है ना, सेम सेम है ना, 20-20 का गैप है ना। तो विड्थ सेम है, विड्थ सेम है, तो अपन उसको जज कर सकते हैं कि इतने 20 वैल्यू में 5 फ्रीक्वेंसी, 20 वैल्यू में 7 फ्रीक्वेंसी, और 20 वैल्यू में 8 फ्रीक्वेंसी, 40 to 60 के 20 वैल्यू में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो वी कैन एस्टिमेट कि यहाँ कुछ ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस बन रहा है। These are some technical term to interpret,
जिसको हम यूज करते हैं। ज्यादातर करके अभी क्या सुनने में और समझने में हम ज्यादा ध्यान रख लेते हैं, टेक्निकल बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब आप समझ लेना, पॉपुलेशन डेंसिटी का भी उपयोग उसमें इस तरह से करते हैं कैलकुलेशन के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अब ठीक है, और एक उन्होंने बताते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। एक मैंने बोला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इसका भी एक टर्म मैं लिख ही देता हूँ ताकि खत्म हो जाए। एट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अभी जो भी फ्रीक्वेंसी रिलेटिव होता है वो मैंने अब पीछे शब्द रिलेटिव बोल ही दिया अल्टरनेटिव इसके डेंसिटी के लिए, तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज मिल जाता है। क्या बोलने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, ये देखो, ये तुमने रिलेटिव ढूंढा बराबर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये 5/20 रिलेटिव है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे ना तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5/20 डिवाइड बाय 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 25% हो गया ना। फिर 7/20 ऐसा हो गया, तो 700 डिवाइड बाय 20 35% हो गया, और ये हो गया 800 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया बाकी का 40%। टोटल 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 40%, सॉरी, टोटल 100% होना चाहिए कि होना चाहिए। देखो टोटल 100% हो गया। वैसे रिलेटिव में भी टोटल देखो तो 1 आ गया, रिलेटिव में 1 में टोटल बैठता है, और परसेंटेज के अंदर 100 का टोटल बैठता है। हम्म, बहुत विस्तृत हमने डिस्कशन लिया है। अब हम आते हैं, ये हो गया सब फ्रीक्वेंसी की चर्चा, फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी चर्चा ली मैंने। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करने का, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग मारो। ये इंपॉर्टेंट है। वो आगे के हमने ग्राफ और चार्ट देखे, वो किसके हिसाब से थे, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, है ना। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, उसके सिचुएशन में हमें किस तरह से ये बनाने का है ग्राफ, या उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके अंदर जो इंक्लूड होने वाले ग्राफ्स हैं, टायर कॉर्ड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये and then the cumulative frequency curve, इसमें दोनों आ गया, लेस देन क्यूमुलेटिव लेस देन वाला, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मोर देन वाला है। इसको हम ओगाई भी बोलते हैं, ओगाई, कोई ओजाई बोलता है। ये देखो इसमें हम बोलते हैं लेस देन, ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं लेस देन ओगीव, और इसको बोलते हैं मोर देन ओगीव। ठीक है, कुछ चर्चा में करता हूँ।
देखो पहला हिस्टोग्राम एग्जाम्पल, इसमें वेरिएशन है, ध्यान रखना। बेसिक हिस्टोग्राम तो सबको इजी भी लगना है। फॉर इंस्टेंस 0 to 10 का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, समझो 0 to 10 कुछ दिया ही नहीं, समझो स्टार्ट किया डायरेक्टली 10 to 20 से, 20 का समझो फ्रीक्वेंसी है 10। 5, 10, 20, 15, 20 और 10 to 20 का आपको दिया है फ्रीक्वेंसी 10। लेट 10 वी शो हियर एज अ बार। नेक्स्ट 20 to 30 का आपने को दिया 12, इसमें हियर। देन 30 to 40 का दिया 14, 40 to 50 का दिया है 22, एंड देन 50 to 60 का 10। ठीक है, ये एक हिसाब से बनता है, आपको मालूम है। अब मेन मेरा को मुद्दा समझाना है, व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल इन द सेंस अनइक्वल क्लास इंटरवल। जैसे कि हमको डेटा दिया है कि जिसके अंदर 20 to 40 का क्लास इंटरवल है, 40 to 60 का है, ये 20 का हो गया, 60 to 70 का दिया, फिर देखो 70 to 100 का दिया, फिर 100 to 110 का दिया। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 10 का है, यहाँ 30 का हो गया, और यहाँ पे वापस 10 का हो गया। चलो, तो अब इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी है हमको, उसको हमें प्लॉट कैसे करेंगे डायग्राम बनाने के लिए, हिस्टोग्राम के लिए, सॉरी, वो अपने को समझना है। ठीक है, बाकी ये बेसिक मालूम ही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। अब ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का किस तरह का उपयोग बनता है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? क्योंकि उस क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय उसका विड्थ कितना है, विड्थ कितना है 20, इसका है 1। नेक्स्ट का क्लास इंटरवल है 40 डिवाइडेड बाय 20, इसका डेंसिटी है 2। देन 50 divided by again 10, this becomes 5. Then 90 divided by 30, this becomes 3, है ना? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, और लास्ट में है 10/10 1। इसका मतलब क्या है, 1 जिसका आंसर आ रहा है उसका मतलब क्या है, एक एक डेंस फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब इक्वल बैठ रहा है, यहाँ डबल का बैठ रहा है। समझ में? 2 है तो फाइन। अब हमको उसको प्लॉटिंग कैसे करने का है, मेन मुद्दे पे आइए। प्लॉट करने का तरीका तो वही है, ये मेन कैलकुलेशन देखने का था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का किस तरह से यहाँ इन्वॉल्व हम करते हैं वैल्यू को। सेम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 भी था ना। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहाँ देखो y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करने का है। ओके, तो 10 के 10 to 20 20 to 40 चालू हुआ है ना, 20 to 40 का एक बार बनेगा 1 का। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हिसाब से सोचने का है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो आई कैन टेक 1 2 3 4 5। आप समझ रहे हैं सब लोग स्टूडेंट्स? यहाँ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं हो जाएगी y एक्सिस पे, अब उसके जगह पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जगह बना लेगा। y एक्सिस पे कौन जगह बना लेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आप 10 to 20 के 20 to 40 के सामने 1 को प्लॉट करेंगे, 20 to 40
यहाँ शुरू हो रहा है, उसके सामने 1 का ये बार बना, देखो ज्यादा मोटा बन गया। फिर 40 to 60 के सामने 2, 40 to 60 के सामने 2, उसके बाद 60 to 70 के सामने 5, 60 to 70 ये पतला बनेगा, मगर पाए ऊंचा बन रहा है भाई, पतला है लेकिन ऊंचा है भाई। और 70 to 100 के सामने 3 बनता है भाई, 70 to 100 के सामने 3, वापस 70 to 100, वो ज्यादा है ना, वो तो और बड़ा बन गया। और 100 to 110 1, लो आप समझ रहे हैं इसका स्टाइल। when there is unequal class interval provided and then histogram is to be made, then you need to use dash frequency density, है ना, ऑब्जेक्टिव बनता है ना भाई साहब। ये है ना, ये तुमने स्कूल में पढ़ा है क्या? पढ़ा तो होगा आई गेस, आया होगा कि नहीं आया होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये जरूरी है कहीं ना कहीं। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो इससे हम कंक्लूड करते हैं